हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज है 2 दिसंबर और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम्स चालू हो चुके हैं। और दोस्तों आज की पहली शिफ्ट भी ओवर हो चुकी है। हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट द्वारा मिले हैं जिनका डिस्कशन हम आपसे करेंगे आज की शिफ्ट में और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और आगे आने वाली शिफ्टों में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा था आज के शिफ्ट में वो था, आलदिया खान किस घराने से संबंधित है। आलदिया खान इज रिलेटेड टू विच घराना। दोस्तों अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे के एग्जाम्स के लिए। पिछले एग्जाम्स में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो घराने से रिलेटेड क्वेश्चंस हर शिफ्टों में देखे जा चुके हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकांश क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि किस घराने के संस्थापक कौन है, तो इसकी लिस्ट आप जरूर याद करके जाइएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, आलदिया खान किस घराने से संबंधित है। तो आलदिया खान जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। ये गायन शैली का एक घराना है दोस्तों, जिसकी स्थापना 19वीं सदी के अंत में हुई थी। अगला हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और आपने और भी फॉर्म्स भर रखे हैं रेलवे एग्ज़ाम्स के, तो दोस्तों ये 3 बुक्स मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं दोस्तों। ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। आप पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी शॉप से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। 3 किताब आप पढ़ लेंगे तो आप 80 to 90% मार्क्स जीके के पोर्शन में ज़रूर स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। पहली जो किताब है वो है रामबाण स्टैटिक जीके 3rd एडिशन। दूसरा है रेलवे समान विज्ञान और समान अध्ययन। दोस्तों इसमें काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 9000 टीसीएस क्वेश्चन है, इसमें 19200 क्वेश्चन हैं और दोस्तों इसमें 17000 क्वेश्चन हैं। अगर मैं आपसे बताता हूँ, अगर आप ये तीनों बुक पढ़ लेते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप 80 to 90% मार्क्स जीके के पोर्शन में आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था वो पेरिस ओलंपिक से पूछा था दोस्तों। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में किसे हराकर पदक जीता है। तो दोस्तों मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स में दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता है। आप देख सकते हैं पेरिस ओलंपिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो आप पेरिस ओलंपिक्स का पूरा चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं मनु भाकर के बारे में थोड़ी और डिटेल्स आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। दोस्तों अगला देखते हैं इनके बारे में। इनको शूटिंग गर्ल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो इनसे क्वेश्चन बन सकता है, शूटिंग पदक में जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। और दोस्तों एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भी ये पहली महिला हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो इनसे बन सकता है कि ये किस राज्य से संबंधित है। तो मनु भाकर हरियाणा राज्य से संबंधित है। इनका जन्म 18 फरवरी 2002 को हुआ था। इन्होंने काफ़ी सारे पदक जीत रखे हैं। तो चलिए जानते हैं इन्होंने कौन कौन से पदक जीत रखे हैं। अगर हम पेरिस ओलंपिक्स की बात करें, इस पेरिस ओलंपिक्स में इन्होंने सिंगल जो 10 मीटर की एयर पिस्टल कंपटीशन था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों इन्होंने जो मिश्रित होते हैं जिसमें 2 प्लेयर्स खेलते हैं उसमें भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है 10 मीटर की एयर पिस्टल की शूटिंग में। अगला वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है 25 मीटर की पिस्टल टीम में। रजत पदक जीता है कारियो 2022 में 25 मीटर की पिस्टल टीम में। एशियन गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्वर्ण पदक 2022 में। एशियन शूटिंग्स गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 2019 में। स्वर्ण पदक भी 2019 में मिश्रित टीम में जीता है। उसके बाद आईएसएसएफ जो वर्ल्ड कप था 2023 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जो भोपाल में आयोजन हुआ था। और दोस्तों 2021, 2019, 2018 में इन्होंने 10 मीटर की एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, काफ़ी सारे पदक जीत रखे हैं इन्होंने, तो इनके बारे में आप जो दोस्तों ज़रूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा था वो गुलाम वंश के कालक्रम के बारे में पूछा था। स्लेव डायनेस्टी के क्रोनोलॉजी के ऑर्डर का पूछा था दोस्तों। तो मैंने आपके लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन जनरेट कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता है दोस्तों क्या पूछा था, लेकिन इन्होंने क्रोनोलॉजी पूछी थी स्लेव डायनेस्टी की। तो मैं आपको पूरी ही क्रोनोलॉजी दिखा देता हूँ गुलाम वंश की। पहला जो संस्थापक थे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगर हम अब देखेंगे तो इन लोगों ने कहाँ तक राज किया है हमारे देश पर, 1206 से 1290 तक इन्होंने हमारे देश पर राज किया है दोस्तों। पहले शासक जो थे गुलाम वंश के वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 से 1210 तक शासन किया है दोस्तों। अगले शासक थे आरम शाह, जो 12 से 10 तक, इन्होंने 1 साल तक ही राज किया है। इनके बारे में ज़्यादा दोस्तों पूछा नहीं जाता है,
लेकिन इल्तुतमिश के बारे में दोस्तों ज़रूर पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये शासक हैं गुलाम वंश के। 1211 से 1236 तक इन्होंने शासन किया है। अगले आप देख सकते हैं फ़िरोज़ शाह थे, रज़िया सुल्तान थी। इनके बारे में तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये पहली सुल्तान महिला थी जिन्होंने शासन किया है दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे। आप देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। दोस्तों इसकी PDF मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स न्यूटन सेकेंड लॉ। दोस्तों न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था दोस्तों, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता है क्या पूछा था, क्योंकि बच्चे ने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताया है। आप इसमें देख सकते हैं कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम में क्या होता है दोस्तों, किसी भी वस्तु पर लगाने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों F = mv होता है। आप देख सकते हैं मोमेंटम इनटू वेलोसिटी, ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन था वो पूछा था कि चींटियाँ किस अम्ल का स्राव करती हैं, यानी कि कौन से अम्ल को सिक्रीट करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। दोस्तों चींटियाँ फॉर्मिक एसिड का सिक्रीशन करती हैं। जब ये काटती हैं तो ये फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं। हम और भी देख लेते हैं दोस्तों कौन सा अम्ल कहाँ पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही और मांसपेशियों में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड जो होता है खट्टी चीज़ों में यानी नींबू संतरा हो गया, टार्ट्रिक एसिड इमली अंगूर में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला संतरा, ये भी एस्कॉर्बिक एसिड भी दोस्तों ये खट्टी चीज़ों में पाया जाता है जिनमें विटामिन C पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पेड़ में पाया जाता है दोस्तों। तो ऐसे ही सारे अम्ल हैं जो पाए जाते हैं दोस्तों, उनकी लिस्ट मैंने दे दी है। अगला जो प्रश्न था दोस्तों फेस्टिवल से पूछा था। डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप रामबाण स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में घराने से रिलेटेड डांस फेस्टिवल सारी चीज़ें बहुत डिटेल में दे रखी है। आपको मैं वो बुक ज़रूर रिकमेंड करूँगा, एक बार आप बुक को पढ़ के देखिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि हॉर्नबिल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव दिसंबर के महीने में मनाया जाता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट त्यौहार है नागालैंड का। अब देख सकते हैं कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये रहता है नागा संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करना। जो नागा जनजाति है दोस्तों खास तौर पे वो मनाती है त्यौहार, और अपनी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। विशेषताएं क्या है, पारंपरिक नृत्य किया जाता है, संगीत गाए जाते हैं, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यंजन, सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। दोस्तों कौन कौन से देश साझेदारी करते हैं, जापान, पेरू, वेल्स। इस बार दोस्तों जो 2024 में मनाई गई थी वो उसकी रजत जयंती थी, क्योंकि 25 साल पूरे हो चुके हैं, 25वां संस्करण था ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था, हु इज़ एक्स चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं। दोस्तों अगर राज्यसभा का सभापति देखा जाए तो वो उपराष्ट्रपति ही होता है। आप देख सकते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 64 के थ्रू दोस्तों इनको राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो बुक से था, बुक से